नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफेरा। सुबह के 6 बज गए हैं, वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां मंत्रालय बंटवारे का सस्पेंस अगले कुछ घंटे में कहा जा रहा है खत्म हो सकता है। महायुति सरकार में किस पार्टी से कितने और कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये तस्वीर जल्द ही साफ हो सकती है, क्योंकि इस पर बीती रात दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है। और बड़ी खबर आप जानिए, उस मंथन के बाद जो खबर निकल करके आई वो ये है कि बीजेपी से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की पार्टी से 10 मंत्री का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। दिल्ली में जो मंथन हुआ उसके बाद ये फॉर्मूला निकल करके बाहर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में किसके कितने संभव मंत्री आपको बताएं। बीजेपी के 20 और शिवसेना शिंदे गुट के 12 मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। और अजित पवार की एनसीपी से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बीती रात दिल्ली में जो बैठक हुई, जो मंथन हुआ, उसमें ये फॉर्मूला बीजेपी 20, शिंदे की शिवसेना 12 और एनसीपी अजित पवार गुट की 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये फॉर्मूला तय हुआ है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उसको लेकर दिल्ली में बड़ा मंथन किया गया। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे पर बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई और बैठक में जेपी नड्डा, साथ में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। बीती रात शाह के घर करीब 1 घंटे मीटिंग चली है। देखिए, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई है और इस मीटिंग में जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। बीती रात अमित शाह के घर करीब 1 घंटे ये मीटिंग चली है। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई हैं। सीएम बनने के बाद फडणवीस पहली मर्तबा दिल्ली पहुंचे और इनके दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों की चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो फडणवीस के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे पर मुहर लग जाएगी। कल अमित शाह के साथ अहम मुलाकात के बाद आज फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे पर दिल्ली में मंथन किया गया है। ये जो मीटिंग हुई है, कल क्या हुआ आपको बताएं। दिल्ली में सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद। आज क्या होगा? गृह मंत्री अमित शाह के साथ आवास पर बैठक और अब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। अमित शाह के आवास पर 1 घंटे बैठक चली है बीती रात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुळे भी मौजूद थे। देखिए, सीएम बनने के बाद फडणवीस पहली बार दिल्ली आए और कल उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने फडणवीस को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उसके बाद फडणवीस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नितिन गडकरी से भी वो मिले और साथ ही देर रात जेपी नड्डा और अमित शाह से भी देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्रालय बंटवारे को लेकर चर्चा की। फडणवीस आज भी दिल्ली में ही रहेंगे और आज वो पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। ये 4 तस्वीरें, राष्ट्रपति से मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और नितिन गडकरी से भी मिले देवेंद्र फडणवीस। ये सभी से जब मुलाकात उनकी हुई, उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस दिल्ली में हैं तो सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार भी दिल्ली में ही हैं और बताया यह जा रहा है कि आज अहम मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज अजित पवार शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल आज शरद पवार का जन्मदिन है और इस खास मौके पर अजित पवार उनसे मिलने जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो आज ये मुलाकात हो सकती है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, चूंकि मौका है शरद पवार के जन्मदिन का और उनको शुभकामनाएं देने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए अजित पवार शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और आज शरद पवार से उनकी मुलाकात हो सकती है, कहा जा रहा है। तो महाराष्ट्र की हर हलचल पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सरकारी बैंकों के कामकाज को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे।
अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि बड़ी खबर आप जानिए। देखिए, निर्मला ने राहुल गांधी के आरोपों को आंकड़ों के साथ नकारा, खारिज किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल का बयान मेहनत करने वाले बैंक के कर्मचारियों और बैंकिंग सेवा से लाभान्वित होने वाले आम नागरिकों का अपमान है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार में बैंकिंग सेवा में कई सारे बदलाव आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। निर्मला ने यह आरोप लगाया कि यूपीए के राज में पक्षपातपूर्ण तरीके से अंधाधुंध लोन बांटे जाते थे, जिससे कि सरकारी बैंकों की सेहत बिगड़ गई थी। मोदी सरकार में सरकारी बैंक मजबूत हुए हैं और यूपीए सरकार में बैंक कर्मचारियों पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के करीबियों के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल होता था और बैंक कर्मचारियों को डरा धमकाकर करीबियों को मनमाना लोन दिलवाया जाता था। ये यूपीए के सरकार को लेकर निर्मला सीतारमण ने बात कही। देखिए, राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब। राहुल गांधी की बेबुनियाद बयानबाजी, ये बात उन्होंने कही। सरकारी बैंक में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं मोदी राज में, ये उन्होंने कहा। यूपीए राज में लोन बांटने में पक्षपात से बिगड़ी थी सरकारी बैंक की सेहत, इस बात का जिक्र किया। और यूपीए राज में सत्ता में बैठे लोगों के करीबियों के लिए बैंकों का एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए में बैंक कर्मचारियों को डरा धमकाकर चहेतों को मनमाना लोन दिया जाता रहा है। हमारी सरकार ने फोन बैंकिंग के जरिए लोन देने की करतूत उजागर की, इसका भी जिक्र किया। 10 साल में सरकारी बैंकों को 3,26,000 करोड़ रुपए दिए गए और 54 करोड़ जनधन खाते खुले। बिना गारंटी के 52 करोड़ ऋण बांटे गए, इसका भी जिक्र किया। और साथ ही मुद्रा योजना में 62%, स्वनिधि योजना में 44% लाभार्थी महिलाएं हैं, इसका भी जिक्र किया। 10 साल में 10 लाख रुपए तक के लोन में 238% इजाफा हुआ है और साथ ही 10 साल के भीतर 50 लाख रुपए तक के लोन में 300% बढ़ोतरी हुई है। 2014 के बाद सरकारी बैंक में 3,94,000 कर्मचारियों की भर्ती हुई है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। तो देखिए, लगातार वार पलटवार किस तरीके से चल रहा है। राहुल गांधी का जवाब क्या है, देखिए उन्होंने क्या कहा। मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। मोदी सरकार में बैंक शक्तिशाली कॉर्पोरेट के प्राइवेट फाइनेंसर बन गए हैं, इसका जिक्र किया। बैंकों के ऊपर मुनाफे का दबाव बनाया जा रहा है, इसका भी जिक्र किया। सरकारी बैंक आम लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पर्याप्त सुविधा नहीं, स्टाफ की कमी है, फिर भी बैंकों पर टारगेट पूरा करने का दबाव लगातार बनाया गया। बैंक में महिला कर्मचारियों को समान अवसर नहीं मिल रहा है और साथ ही मोदी सरकार अपने दोस्तों की फंडिंग के लिए बैंकों का इस्तेमाल बंद करे, ये भी राहुल गांधी ने बात कही है। देखिए, बैंक कर्मचारियों के एसोसिएशन के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो संसद में ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन अदानी मुद्दे की वजह से सरकार संसद चलने नहीं दे रही। I've just met the All India Banking Officers Association. They've raised multiple points, basically telling me how the very nature of the public sector banking system is being changed. These are serious issues that we want to raise in Parliament, but I don't think the government wants Parliament to run. So they are distracting people. They're very disturbed with this Adani issue. तो देखिए, सियासी आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर संसद में भी बदस्तूर जारी है। अदानी और सोरोस के नाम पर रोज संसद के भीतर संग्राम हो रहा है और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सदन के बाहर की है, जिसमें कांग्रेस के सांसद गुलाब का फूल लेकर गेट पर खड़े हैं। प्रदर्शन का ये गांधीवादी तरीका है। दूसरी तस्वीर राज्यसभा के अंदर की है। सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर फिर से हंगामा बरपा। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई। हाउस के अंदर हो। विपक्षी सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धनखड़ की तारीफ में बोलना शुरू किया। बोलते बोलते जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का कनेक्शन जोड़ा। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। तो राष्ट्र जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस
बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। रिजिजू के बयान पर हंगामा होने लगा। कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया। नड्डा बोल रहे थे लेकिन विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा। नड्डा ने भी सोरोस और सोनिया गांधी के कथित कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। आम आदमी के लिए कटिबद्ध है और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में जो हंगामा बरपा हुआ है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो विपक्ष अदानी पर चर्चा चाहता है। दूसरा ये कि सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछे हैं, ये सब जवाब देना नहीं चाह रहे। अदानी के मुद्दे पे ये बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। ये जानते हैं अगर अदानी को कुछ होगा तो उसमें मोदी जी का भी नाम शामिल होगा, तो उनकी दलाली कर रहे हैं और आकर सदन को रोकने का काम है। कहानी यह है कि 12 दिनों से सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। विपक्ष अदानी पर चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन बीजेपी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का कनेक्शन लेकर आ गई है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सदन में सभापति जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष को तो सोरोस पर बोलने का मौका दे रहे हैं लेकिन अदानी पर बोलने की इजाजत नहीं मिल रही है। सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। अब इसी को आधार बनाकर विपक्षी सांसद राज्यसभा में बवाल काटे हुए हैं। सदन की कार्रवाई इसी नाम पर चल नहीं रही है। विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की मुहिम पर निकल पड़ा है। देखिए, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाले वार के बीच राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसी का नाम लिए बिना बड़ा निशाना साधा। उन्होंने बड़ा बयान दिया। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। राजस्थान के दौसा में आखिरकार 5 साल का आर्यन जिंदगी की जंग हार गया। आर्यन को बोरवेल से बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सोमवार को करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया था। उसे बचाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही थी लेकिन कामयाबी हासिल टीमों को नहीं हो पाई। अब मासूम की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ। सोमवार को 5 साल का आर्यन बोरवेल में गिर गया था खेलते समय, जिसके बाद उसको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा था। आर्यन को बाहर निकाल लिया गया लेकिन उसकी जान नहीं बची, उसकी मौत हो गई है। 150 फीट गहरे बोरवेल में वो जाके गिर गया था, जिसके बाद अब उसकी मौत हो गई है। राजस्थान के दौसा से खबर, बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया गया। कई टीमें वहां पर मौजूद थी। हर जतन वहां पर किया गया टीमों की तरफ से कि किसी भी तरीके से आर्यन की जान बचाई जा सके। आर्यन को बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें वहां पर की गई और ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां पर लगातार की जा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आर्यन को बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन उसकी मौत हो गई है, उसको नहीं बचाया जा सका। अब पूरे इलाके में इस खबर के बाद मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा के। हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया लेकिन यहाँ हमने ईसीजी निकाल के देखी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया और मोटे तौर पे जो हमने अभी एग्जामिन किया उसमें ये लग रहा है कि जब ये गिरा तो उस वक्त कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से या किसी तरह की कोई चोट शायद पहली बार रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया। अब आगे बढ़ते हैं, बात सीरिया की। सीरिया में विद्रोही पुरानी सत्ता के सभी निशान मिटाने में लगे हुए हैं। अब पूर्व राष्ट्रपति हाफिज असद की कब्र में आग लगा दी गई है।
हाफिज असद ने 30 साल तक सीरिया पर राज किया। हाफिज असद कुछ दिन पहले सत्ता से हटाए गए बसर अल असद के पिता थे। अब ये देखिए वहां पर क्या हुआ। सीरिया की तस्वीर है जहां पर हाफिज असद की जो कब्र है वहां पर आग लगा दी गई है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे हाफिज असद, जो कि बसर अल असद के पिता थे। लंबे वक्त तक सीरिया में राज किया उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन अब जो विद्रोही वहां पर लगातार अलग अलग हिस्सों में कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने जो हाफिज असद की का कब्र है वहां पर जाकर आगजनी की। ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति बसर अल असद वहां देश छोड़ करके निकल चुके हैं। उसके बाद किस तरीके से अलग अलग शहरों में विद्रोही गुट का कब्जा है, और जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हाफिज असद, उनके कब्र में जाकर के वहां पर आगजनी की गई है, आग लगा दी गई है। उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर विद्रोही गुट एक्टिव है। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड ने देश के कानून से लेकर न्याय व्यवस्था तक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया गया। और इस बीच आपको सुसाइड केस से जुड़ी एक बड़ी खबर हम बता देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर के लिए रवाना हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अतुल सुभाष की पत्नी और परिवार को नोटिस देगी बेंगलुरु पुलिस, ये कहा जा रहा है। अतुल की पत्नी, परिवार को नोटिस दिया जाएगा बेंगलुरु पुलिस की ओर से, और पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस जौनपुर के लिए रवाना हो चुकी है। ये जानकारी सामने आ रही है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो उस वक्त का है जब अतुल सुभाष अपनी जिंदगी की डोर को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते थे। मैं मुक्ति पाना चाहूंगा, लेकिन डोर टूटने के पहले इंसाफ की आस में कुछ बातें देश के सिस्टम और देश की न्याय व्यवस्था से कहना चाहते थे। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल सुभाष जो मौत के बाद भी देश की जुडिशरी से अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब मांग रहे हैं। अतुल जो भ्रष्ट सिस्टम के भेंट चढ़ने के बाद भी पूछ रहे हैं कि क्या मेरी मौत के बाद भी मुझे इंसाफ मिलेगा। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को। कलेजा छलनी करने वाली ये चीखें उस माँ की हैं जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया। माँ जी बताइए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, मेरे बच्चे को। पानी दे। जो बेटे की मौत के मातम में बिलखती है, बेहोश हो जाती है, और जब होश में आती है तो अपनी औलाद के लिए बस इंसाफ मांगती है। अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था। रे बाप रे बाप,
मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अतुल के पिता अपने बेटे को शहीद बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अतुल देश के उन करोड़ों युवकों की आवाज बना है जिनकी बलि हर रोज ये सिस्टम ले रहा है। शहीद हो गया इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कैसे मुझे ये सुसाइड करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। करीब 1 घंटे 20 मिनट के इस वीडियो में अतुल सुभाष ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी निकिता सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को बनाया है। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारे सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। ये कहानी 34 साल के उस अतुल सुभाष की है जो घूमता था, काम करता था और अपनी जिंदगी में खुश रहता था। लेकिन 2019 में हुई शादी ने अतुल की जिंदगी बदल दी। ये अतुल का बेंगलुरु वाला घर है जहां उसने आत्महत्या की थी। लेकिन ये सामान्य सुसाइड नहीं है जहां पल भर के भीतर लोग जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। अतुल सुभाष ने मरने से पहले पूरी योजना तैयार की थी जो फ्लैट में उसकी अलमारी के दरवाजे पर इस लिस्ट के तौर पर चस्पा है। इस लिस्ट को अतुल ने 3 हिस्सों में बांटा था। लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा है मुक्ति से पहले आखिरी बचे हुए काम, जिसमें डेटा बैकअप करने से लेकर ऑफिस के काम खत्म करने का ब्यौरा है। बीच में लास्ट डे की लिस्ट है जिसमें लैपटॉप चार्जर, ऑफिस आईडी, सब कुछ सबमिट करने की बातें हैं। लिस्ट के मुताबिक सारा पेमेंट कर दिया गया है। अपने फोन से अतुल ने फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक हटा दिया है। और लिस्ट में सबसे ऊपर है मौत से ठीक पहले के वक्त का ब्यौरा, जिसमें सबसे ऊपर नहाने का जिक्र है। कार, बाइक, रूम की चाबी फ्रिज पर रखी है ये बताया गया है और सुसाइड नोट टेबल पर रखा गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाता है इसी लिस्ट के ठीक बगल में चिपका ये नोट जिसमें लिखा है जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ बाकी है। ये बेहद परेशान करने वाला है। इंसाफ की गुहार लगाते हुए देश का एक इंजीनियर मौत को गले लगा लेता है। सुसाइड से पहले इतनी प्लानिंग, आखिर अतुल सुभाष किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे? अतुल के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका देश के कानून और सिस्टम से ही भरोसा उठ गया था? इन सवालों के जवाब के लिए हमें 6 साल पीछे 2019 में चलना होगा जब अतुल और निकिता की शादी हुई थी। 6 साल पहले साल 2019 में वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में धूमधाम से अतुल और निकिता की शादी हुई थी। और ये शादी लव मैरिज नहीं थी बल्कि शादी.com के जरिए हुई थी। अतुल बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। पूसा रोड पे ये उनका घर है। इसी घर में उनका जन्म हुआ था। अभी यहाँ पे जो है सन्नाटा
पसरा हुआ है, घर में ताला लटका हुआ है। फ्लोर में उनके अपार्टमेंट के फ्लैट में उनका जो है शव मिला है। बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब दिखता था, लेकिन वो बोलते फेयर नहीं करते थे। वो कब आते थे और कब नहीं वो पता नहीं चलता था किसी को। वो आते थे तो अपना घर से दुकान और दुकान से घर, इतना ही रहता था। लेकिन साल 2022 में यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया ने अतुल पर 9 केस दर्ज करवाए थे। इनमें से कुछ केस ये कहकर वापस ले लिए गए कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर वकील ने उसकी जानकारी के बगैर केस दर्ज करवाए थे। मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस जहां तक मेरी जानकारी है डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है जुरिस्डिक्शन का। अब उनके मुकदमे में उनकी पत्नी जो है स्वयं धनार्जन कर रही थी, वो भी जो है एम्प्लॉई थी, तो कोर्ट ने उसके पत्नी का जो है मुकदमा पत्नी के फेवर में खारिज कर दिया था। बच्चे के प्रति जो है मेंटेनेंस अलाउ किया था। कितना उनकी पत्नी कमा रही थी और बच्चे को कितने के लिए मेंटेनेंस कितना दिया गया था? बच्चे का मेंटेनेंस जो है 40,000 रुपया पर मंथ जो है कोर्ट ने बांधा था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एफआईआर की वो कॉपी मौजूद है जो निकिता ने अतुल के खिलाफ यूपी के जौनपुर में दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर के मुताबिक शादी के बाद से ही अतुल और उसका परिवार दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगा था। पति यानी अतुल शराब पीकर निकिता से मारपीट करता था। पति पत्नी के रिश्तों में हैवानियत की जाती थी। एफआईआर के मुताबिक डरा धमकाकर अतुल निकिता की सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। इतना ही नहीं, निकिता ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि शादी के 3 महीने बाद 16 अगस्त 2019 को अतुल के माता पिता दहेज के 10 लाख मांगने के लिए जौनपुर गए थे और अगले ही दिन 17 अगस्त को निकिता के पिता की मौत हो गई। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट के अपने इस वीडियो में इस आरोप का सच भी बताया है। अतुल के मुताबिक निकिता के पिता लंबे वक्त से बीमार थे और इसीलिए निकिता की शादी जल्दी हुई थी। शादी के वक्त निकिता की उम्र 21 साल थी। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में शादी के बाद। और ये केस जो हम पर, और उनकी मृत्यु ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाने से हुई थी। ये केस हम पर, मृत्यु 2019 अगस्त में हुई, ये केस हम पर 2022 में लगा है। मई 2021 तक मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, तकरीबन 2.25 साल पिता की मृत्यु के बाद भी। और यहां से जाने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने ये केस डाला 2022 में, तकरीबन 2.5 साल बाद पिता की मृत्यु के। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल ने सिर्फ अपने ससुराल पर प्रताड़ित करने के आरोप नहीं लगाए, बल्कि जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अतुल का 24 पन्नों वाला वो सुसाइड नोट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे जज ने मामला सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। 21 मार्च 2024 की एक घटना का जिक्र करते हुए अतुल ने लिखा कि मुझे जज के कमरे में बुलाया गया जहां पत्नी निकिता पहले से मौजूद थी। जज ने मुझसे कहा, मामला सेटल क्यों नहीं कर लेते? मैंने जवाब दिया, पहले ये लोग मुझसे 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम ऑर्डर के बाद 3 करोड़ मांगने लगे हैं। जज ने कहा, फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए मांग रही है। अतुल कहते हैं, मैम आप एनसीआरबी का डेटा देखो, कैसे लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं झूठे मामलों की वजह से। पत्नी निकिता जवाब देती है, तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते? अतुल के मुताबिक जज हंसने लगती है और निकिता को बाहर जाने को कहती है। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी, तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस पर आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। अतुल और निकिता का एक 4.5 साल का बेटा है और अतुल ने बताया कि उसके बेटे से भी उसे नहीं मिलने दिया जा रहा और मिलने के एवज में 30 लाख रुपए मांगे जा रहे थे।
बाप से बिछुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे सुभाष के भाई विकास की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निकिता और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूं कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। हमने निकिता सिंघानिया के परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैमरे पर नहीं आया। निकिता सिंघानिया के घर पर अब पुलिस आ गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निकिता सिंघानिया के घर के बाहर ये पुलिस है और जिस तरीके से यहाँ ये घर आप देख रहे हैं, ये निकिता का घर है, यानी अतुल सुभाष का ये ससुराल है। अतुल सुभाष जिसने आत्महत्या कर ली एक नोट लिखने के बाद, और यहाँ पर उनके घर में कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं और मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस को ये सोशल मीडिया से जानकारी हुई है कि वो घटना हुई है बेंगलोर में, उसी आधार पर यहाँ पे कोई घटना दुर्घटना न हो, मुझे कानून व्यवस्था और समस्या का हल करने के लिए कप्तान साहब के निर्देश पे मैं यहाँ आया। ये निकिता के भाई और माँ हैं जो बात करने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी, उनको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशंस लगाए। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने देश में एक बहस शुरू कर दी है। बहस इस बात की कि क्या वाकई दहेज कानून को पुरुषों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तारीख में इस प्रावधान का बहुत ही व्यापक दुरुपयोग हो रहा है, ग्रॉस मिसयूज। तो ऐसे केसेज में सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, हस्बैंड के रिश्तेदार जो भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मौसा मौसी, नाना नानी तक बात पहुंच जाती है फंसाने में। तो इस कानून का जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, आज की तारीख में इस बेंगलोर के केस ने भी और उजागर कर दिया है कि अब इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। 10 दिसंबर यानी मंगलवार को ही देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दहेज के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो। इतना ही नहीं, करीब 7 साल पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी एक्ट यानी दहेज कानून में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले एक परिवार कल्याण समिति दहेज उत्पीड़न मामले की जांच करेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।